बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार का चौथा भेद, जिसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अति यानी ज़्यादा, उक्ति मतलब बोला हुआ वाक्य। तो जहाँ काव्य में उपमेय का वर्णन लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी उपमेय के बारे में जब बहुत ज़्यादा बातें कही जाएं, मतलब जो वास्तविक जीवन में शायद संभव भी नहीं है, अगर ऐसी बात कवि किसी चीज़ के बारे में कहता है अपनी काव्य पंक्तियों में या अपने साहित्य में, तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण होता है। जैसे निम्नलिखित उदाहरण देखें। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ये पंक्तियाँ चेतक घोड़ा है उसके बारे में कही गई हैं। जब राणा जो राजा थे, उन्होंने उस चेतक को लेकर जा रहे थे और आगे एक नदी आ गई, तो आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब अभी राणा सोच ही रहे हैं और तब तक चेतक उस पार भी पहुंच गया। तो ये जो वाक्य है, ये जो पंक्ति है, इसमें कवि ने चेतक घोड़े की बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की है। मतलब कि अभी तो राजा सोच ही रहे हैं और घोड़ा उस तरफ पहुंच भी गया, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति का उदाहरण है। इन पंक्तियों में कवि ने एक घोड़े की शक्तियों का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, इसलिए इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो अभी हनुमान की पूंछ में ठीक से आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल गई। अब बताओ, जब कोई चीज़ ठीक से जली भी नहीं है और उसके जले बिना ही सारी लंका में आग लग गई, तो इस वाक्य में हमें लग रहा है कि अतिशयोक्ति अलंकार है। कवि ने बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा है कि अभी पूंछ में आग ठीक से लगी भी नहीं है और पूरी लंका जल गई और सारे निशाचर यानी सारे जो राक्षस थे वो भाग गए। अगला उदाहरण है, धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। अब जैसे ही धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, तो धरा यानी धरती, सिंधु यानी सागर और नभ आकाश सब कांपने लगे। अरे अभी तो धनुष पर बाण चढ़ा ही है, बाण चलाया भी नहीं है, मतलब और उससे पहले ही सब कांपने लगे। तो यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि कवि ने बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात की है, इसलिए इस पंक्ति में भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। देख लो साकेत नगरी है वही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब एक नगरी की बात हो रही है और वो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, तो ये बात अतिशयोक्ति हुई, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है जो बात कवि कह रहा है। तो ये भी अतिशयोक्ति का ही उदाहरण है। उसके बाद हम देख रहे हैं, भूप सहस्त्र 10 एक ही 12, लगे उठावत टरत नटारा। भूप यानी राजा, सहस्त्र यानी हजारों, हजारों राजा, 10,000 राजाओं ने एक ही बार में जोर लगाया, पर वो उसे उठा नहीं पाए। तो ऐसा हो सकता है कि 10,000 लोग कुछ चीज़ उठाएं और वो फिर भी मिलके ना उठा पाए। तो यहाँ पर इस पंक्ति में फिर से ऐसा लग रहा है कि कवि ने बहुत बढ़ा चढ़ा की बात की है। ये भी एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण हुआ। उसके बाद, मैं तो राम विरह की मारी, मोरी मुद्री हो गई कंगना। यानी मैं राम के विरह की मारी हूँ, राम के विरह में मैं इतना तड़प रही हूँ, इतना दुखी हूँ कि मेरी मुद्री यानी मेरी अंगूठी जो है वो कंगना हो गई। मतलब मैं इतनी दुबली हो गई हूँ, सीता बोल रही है कि मैं इतनी दुबली हो गई हूँ कि मेरी अंगूठी भी अब मेरे कंगन जैसी हो गई है। मेरे हाथ इतने कमज़ोर हो गए हैं कि मेरी
अंगूठी भी अब मेरा कंगन बन गई है। तो यहाँ पर आप खुद सोचो, किसी का हाथ इतना हो सकता है जिसमें अंगूठी में भी चला जाए। तो यहाँ पर फिर हमें लग रहा है कि कवि ने बहुत ही अतिशयोक्ति की है। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। मैं रोया परदेस में, मतलब मैं परदेस में हूँ और माँ देश में है और रो रही है, या माँ को भी उस चीज़ का आभास हो गया। दुख ने दुख से बात की, यानी और हम दोनों ने एक दूसरे से बात की बिना चिट्ठी बिना तार। तो क्या ये संभव है कि बिना चिट्ठी और बिना किसी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के हमारी किसी से बात हो जाए? तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर फिर इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। कवि ने बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया है कि बिना चिट्ठी और बिना तार के ही हमारी बात हो गई। अगला उदाहरण है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इस पंक्ति में भी अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है।